इजराइल और अमेरिका के हमलों के बाद ईरानी इंजीनियरों का बड़ा कमाल। हमले में तबाह हुए एयर डिफेंस सिस्टम को नए सिस्टम में बदला। देश की सुरक्षा हुई मजबूत, दुश्मनों की साजिश नाकाम। अगली खबर में आपको बताएंगे, गाजा की तरफ निकली इंसानियत की नाव, इटली से चली हंजला, इजराइल की धमकी के बावजूद जारी है सफ़र। इसी के साथ आपको बताएंगे, सीरिया के सुवेदा में खूनी संघर्ष में 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत। इजरायली समर्थन के बावजूद सबसे ज़्यादा वही लोग मारे गए। जानेंगे इसमें कौन से समुदाय के कितने लोग मारे गए। और साथ में आपको बताएंगे, पाकिस्तान में भीषण बारिश से सैकड़ों लोगों की मौत। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, ईरान ने कहा है कि हाल ही में अमेरिका के सपोर्ट से इजरायली हमलों में जो भी एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हुए थे, उन्हें अब पूरी तरह नए सिस्टम से बदल दिया गया है। ईरानी आर्मी के ऑपरेशन से डिप्टी रियर एडमिरल महमूद मौसवी ने रविवार को बताया कि जब इजराइल ने 12 दिन तक हमला किया था, तब उनके रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम सबसे पहले टारगेट बनाए गए थे। लेकिन ईरान के एयर डिफेंस फोर्स के जवान 24 घंटे मोर्चे पर डटे रहे और दुश्मन से लोहा लेते रहे। मौसवी ने कहा, दुश्मन ईरान की डिफेंस ताकत को तोड़ना चाहता था। कुछ सिस्टम को नुकसान पहुंचा, लेकिन हमारे साथियों ने जल्दी से उन्हें नए सिस्टम से बदल दिया और फिर से तैनात कर दिया। उन्होंने बताया कि नए और मौजूदा सिस्टम्स के इस्तेमाल से ईरानी फौज ने पूरे देश का हवाई सुरक्षा घेरा मजबूत किया और दुश्मन अपने मकसद में नाकाम रहा। ईरानी कमांडर ने यह भी आरोप लगाया कि इस जंग में इजराइल अकेला नहीं था। अमेरिका और नाटो ने उसकी मदद की, खुफिया जानकारी दी और बाद में खुद भी हमला किया। उनका कहना था कि ईरान की फौज की ताकत उस अवैध ज़ायोनी शासन यानी इजराइल से कहीं ज़्यादा है, मगर इस शासन को जो ताकतवर देश समर्थन दे रहे हैं, वो भी इसके जुर्मों में बराबर के भागीदार हैं। कमांडर मौसवी ने यह भी बताया कि इस हमले के दौरान ईरानी अवाम ने अपनी फौज के साथ खड़े होकर ज़बरदस्त एकता दिखाई। उन्होंने कहा कि ये एकजुटता ईरान की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, अब आप खुद सोचिए, 12 दिनों की लगातार बमबारी, सिस्टम तबाह और इतनी तेज़ी से डिफेंस नेटवर्क फिर से खड़ा कर देना कोई मामूली बात नहीं है। ये कोई आम जवाब नहीं, बल्कि एक तकनीकी चमत्कार जैसा है, जो दिखाता है कि ईरान अब सिर्फ बोलता नहीं, करके दिखाता है। ईरान की इंजीनियरिंग, हिम्मत और हौसला वाकई काबिल तारीफ है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, एक बहुत ख़ास और इंसानियत से जुड़ी खबर सामने आई है। अल जज़ीरा के रिपोर्टर मोहम्मद अल बकाली के मुताबिक इटली के गालीपोली बंदरगाह से एक छोटी सी नाव रवाना हुई है। इस नाव का नाम है हंजला। ये कोई आम नाव नहीं है और न ही किसी तरह की जंग के लिए निकली है। इसमें कुछ शांति पसंद लोग सवार हैं जो गाजा की घेराबंदी तोड़ने के लिए ये सफ़र कर रहे हैं। यानी इस नाव का मकसद है दुनिया को दिखाना कि गाजा में जो कुछ हो रहा है वो गलत है और हम इसके खिलाफ हैं। ये नाव 1968 में बनी एक मछली पकड़ने वाली नाव है। इसके अंदर ना कोई हथियार है, ना भारी सामान, सिर्फ कुछ कार्यकर्ता और गाजा के लोगों के लिए छोटी मोटी गिफ्ट है। रिपोर्टर के मुताबिक ये फ्रीडम फ्लोटिला की 36वीं कोशिश है गाजा तक पहुंचने की और सफ़र में लगभग 7 दिन लग सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजर्स को खुद भी भरोसा नहीं है कि ये नाव गाजा तक पहुंच पाएगी, क्योंकि इजराइल ने पहले ही धमकी दी है कि वो इस नाव को आगे नहीं जाने देगा। वैसे भी पिछले महीने भी मेडलिन नाम की एक नाव गाजा की तरफ बरी थी, जिसमें ग्रेटा थनबर्ग जैसे मशहूर कार्यकर्ता भी सवार थे, जिसे इजरायली नौसेना ने बीच रास्ते में रोक लिया और उसमें बैठे सभी लोगों को पकड़कर फिर वापस भेज दिया गया। दरअसल आखिरी बार कोई नाव 2008 में गाजा पहुंच पाई थी। उसके बाद से अब तक जो भी कोशिशें हुई, सबको रास्ते में ही रोक दिया गया। लेकिन इसके बावजूद ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि ये कोई आम सफ़र नहीं है, ये दुनिया की चुप्पी के खिलाफ एक आवाज़ है। ये पैगाम है इंसानियत के नाम। उनका कहना है कि ये यात्रा बिल्कुल शांतिपूर्ण है, इसमें कोई ख़तरा नहीं है और मकसद सिर्फ यही है कि दुनिया को याद दिलाया जाए कि गाजा में लोग भूख से मर रहे हैं, बमबारी झेल रहे हैं और पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक नाव नहीं है, ये एक उम्मीद है, एक कोशिश है कि दुनिया जागे और गाजा की सच्चाई को देखे। इस बीच दोस्तों, गाजा से बहुत ही दिल तोड़ने वाली खबरें आ रही है। संडे को गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 900 से ज़्यादा लोग भूख और कुपोषण से अपनी जान गंवा चुके हैं।
जिनमें 71 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा 6000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं जो सिर्फ एक निवाला खाने की तलाश में निकले थे। यानी इन लोगों को खाना देते समय निशाना बनाया गया, जिसकी दुनिया भर में इज़राइल की आलोचना हो रही है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, सीरिया के स्वेदा प्रांत में बीते एक हफ्ते से ज़बरदस्त हिंसा चल रही थी, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब रविवार को हालात कुछ शांत नजर आए, लेकिन इलाके में अभी भी डर और तनाव बरकरार है। हिंसा की शुरुआत पिछले हफ्ते हुई, जब ड्रूज समुदाय, बेदुइन लड़ाके और सरकारी फौजें आपस में भिड़ गई। इस लड़ाई में सैकड़ों लोगों की जान चली गई, जिनमें 336 ड्रूज लड़ाके, मतलब ये इज़राइल के पिट्ठू है, जिससे इज़राइल का समर्थन हासिल है। इनके अलावा 298 ड्रूज नागरिक है, जिनमें से 194 को सरकारी मंत्रालयों के सैनिकों ने गोली मार दी। 342 सरकारी सैनिक और 21 बेडुइन, जिनमें 3 आम लोग भी थे, जिन्हें ड्रूज लड़ाकों ने मार दिया। मतलब इसमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ड्रूज लोग ही मारे गए हैं, जिससे इज़राइल का समर्थन हासिल है। ये आंकड़े सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स यानी SOHR ने दिए हैं। इसके अलावा इज़राइली हवाई हमलों में 15 सीरियाई सैनिकों की मौत हुई। इज़राइल ने कहा है कि वो ड्रूज समुदाय की सुरक्षा के लिए हमला कर रहा है। रविवार से एक अस्थायी युद्ध विराम लागू किया गया है। सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने शनिवार को सीज फायर की घोषणा की थी। इसके बाद सरकार ने दावा किया कि सभी कबीलाई लड़ाके अब शहर से बाहर जा चुके हैं और लड़ाई बंद हो चुकी है। वहीं स्वेदा के आम लोग अपने घरों में कैद हैं, क्योंकि इलाके में ना बिजली है, ना पानी और खाने की भारी कमी है। सुरक्षा बलों ने रास्ते बंद कर दिए हैं ताकि बाहरी लड़ाके अंदर ना घुस सके। वहीं कुछ मानवीय सहायता काफिले स्वेदा में मदद पहुंचाने के लिए तैयार खड़े हैं। अमेरिका के विशेष दूत टॉम बैरक ने कहा है कि सीरिया इस वक्त बहुत नाजुक दौर में है और सभी पक्षों से हथियार छोड़कर शांति और बातचीत का रास्ता अपनाने की अपील की है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, पाकिस्तान में जारी मानसूनी बारिश और फ्लैश फ्लड की वजह से अब तक 200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें करीब 100 बच्चे भी शामिल हैं। ये जानकारी पाकिस्तान की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA ने दी है। सबसे ज़्यादा 123 मौतें पंजाब प्रांत में हुई। इसके बाद खैबर पुख्तनख्वा में 40, सिंध में 21, बलूचिस्तान में 16 है और इस्लामाबाद और पाकिस्तान शासित कश्मीर में एक मौतें हुई। NDMA के मुताबिक 118 मौतें इमारत गिरने से, 30 मौतें फ्लैश फ्लड से, इसके अलावा डूबने, बिजली गिरने, करंट लगने और भूस्खलन जैसी घटनाओं से भी कई मौतें हुई। अब तक 560 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें 182 बच्चे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने खैबर पुख्तनख्वा और गिलगित बाल्टिस्तान के पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर झील फटने की आशंका की चेतावनी दी है। दरअसल पाकिस्तान में जून से सितंबर के बीच हर साल मानसूनी बाढ़ आती है। इससे जान माल का बड़ा नुकसान होता है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। ऐसी ही मध्य पूर्व और दुनिया भर की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।